खैर वक्तम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज बात करेंगे 4 रियासतों में यानी 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात की। तमाम तरह के एग्जिट पोल में यह बात सामने आ रही कि तकरीबन 4 रियासतों में बीजेपी हुकूमत बना सकती है। ऐसा लगता है कि रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस ने हार तस्लीम कर ली है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेहतरीन मुजाहरा करने जा रही है, लेकिन उन्हें दिल्ली और राजस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नतीजे आने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। वहीं दिल्ली की तीसरी बड़ी ताकत आम आदमी पार्टी ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि दिल्ली में बीजेपी उनकी पार्टी के कुछ लीडरान से राब्ता कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। 4 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नताज से मुल्क की सियासत कितनी बदलेगी, नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, इन नताज का आम इंतखाबात 2014 पर कितना असर पड़ेगा, इन्हीं मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब और सीनियर सहाफी और सियासी तज्जियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इतवार को काउंटिंग होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक पहले बैलेट की यानी जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी, फिर ईवीएम मशीन खोला जाएगा। काउंटिंग के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी कमीशन ने काउंटिंग के लिए जरूरी हिदायत दी हैं। काउंटिंग के लिए पूरे अरेंजमेंट्स कर चुके हैं एंड हर एक काउंटिंग सेंटर में फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए हैं। उसके अलावा मॉर्निंग 8 बजे काउंटिंग शुरू होता है। पहले पोस्टल बैलेट्स काउंटिंग लेते हैं। आफ्टर सम हाफ एन आवर और सो ईवीएम काउंटिंग विल स्टार्ट, बट ईवीएम काउंटिंग cannot be completed until postal ballot counting is over. कभी कभी where the postal ballots संख्या अधिक हो तो तब postal ballot counting कुछ टाइम लगता है, इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी डिले हो जाता है। इसलिए हमने इस बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं फॉर एवरी 500 पोस्टल बैलेट एक टेबल रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने नतीजे आने से पहले ही हार तस्लीम कर ली है। दिग्विजय सिंह के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेहतरीन मुजाहरा करने जा रही है। वहीं उन्हें दिल्ली और राजस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें उन्हें मिली हैं उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस एमपी और छत्तीसगढ़ में अच्छा मुजाहरा करेगी। एग्जिट पोल को तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इतने बड़े देश में एग्जिट पोल और प्री पोल सर्वेस का कोई मायने नहीं है। मेरा तो ये निश्चित मानना है कि हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन मिलेगा। दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम के बारे में नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस के दूसरे लीडर दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तफाक नहीं करते। कांग्रेस तर्जुमान राज बब्बर ने दावा किया है कि कांग्रेस सभी रियासतों में बेहतर मुजाहरा करेगी। जितना जो है जिस तरह से जो मेहनत हुई है और जितना आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को वाकई जो है वहां मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के बारे में उनको चप्पे चप्पे गली गली के बारे में मालूम है, और जहां राजस्थान और दिल्ली के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उनको नहीं पता, तो इसका माने ये नहीं है कि उनको हार मानने वाली बात है। राजस्थान में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ टिकटों को लेकर जो हमारे ही साथी हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं, तो उसको कोई जब वक्त आने दीजिए।
उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने नतीजे आने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है और ये अच्छा भी है क्योंकि कांग्रेस की हार यकीनी है। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनकी जानकारी वो कह रहे हैं कि दिल्ली और राजस्थान के बारे में नहीं जानता। पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो हार स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, इसलिए वो कल ही हार स्वीकार करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। दोनों मेहमान गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद फैसल अली साहब, क्या ख्याल है आपका? दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर तनाज़ा हो गया है। कांग्रेस के कुछ लीडरान में जरूर यह लग रहा है कि कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आती जा रही है। दिग्विजय सिंह ने हालांकि दूसरी रियासतों के बारे में नहीं कहा, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में यह कहा और मध्य प्रदेश के बारे में कि वहां बेहतर कारकर्दगी होगी, बाकी रियासतों के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। आप किस जाविये से देखते हैं इस पर जो तनाज़ा और जो बयानात जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, दिग्विजय सिंह ने बहुत साफगोई से बात की है। कल हम लोगों से भी बातचीत हो रही थी, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही बात कही थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसके कैंपेन में रहे हैं, वहीं पूरा वक्त मेरा गुजरा है और दिल्ली इलेक्शन के बाद मैं यहां पे आया हूं और दिल्ली इलेक्शन के दिन भी मैं यहां पे नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कल ही उन्होंने कहा था कि वहां कांग्रेस का जो ये है बहुत अच्छा है प्रॉस्पेक्ट और बहुत पूरी उम्मीद थे कि वहां पे कम से कम छत्तीसगढ़ में तो हम सरकार बना ही रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे, ये उनका कल का भी दावा था। आज उन्होंने उसी बात को कहा है, लेकिन उनके पूरे बयान को उस पर्सपेक्टिव में नहीं लिया गया है। उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं दिल्ली और राजस्थान के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। शुरू से यहां पे एक सिस्टम कांग्रेस में था कि जहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा था और वही उसको पूरी तरह से अगुवाई कर रहा था। इसमें दूसरे लीडरान की बहुत ज्यादा शमूलियत नहीं थी, इस वजह से दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है। इसको ये मानना कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है, मेरे ख्याल से ये कबल अज़ वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ होगी। जी, मुफीद गिलानी साहब, आप दिग्विजय सिंह के बयान को और कांग्रेस लीडरान का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानात में जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है और बीजेपी का उस पर चुटकी लेना, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पहले आते रहे, उसके बाद में एग्जिट पोल आए, पोस्ट पोल सर्वे आए, उनको लेकर जो लोग जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो सामने नहीं आ रहा है, ना वो बोलना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह पहली बार जो है कैमरे के सामने आए हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो मैं समझता हूं कि मैं तो कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नजर मुझको नहीं आती है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ जो लोग काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, वर्कर के हैसियत से काम करते हैं, उनके सामने जब मीडिया का ये प्रोजेक्शन आता है तो उनको थोड़ा झटका जरूर लगता है और वो चीजें कुछ नेताओं के चेहरे पर जरूर आप पढ़ सकते हैं। हालांकि क्योंकि नतीजे अभी नहीं आए हैं और पहले भी ऐसा होता रहा है कि एग्जिट पोल, दूसरी बात यह है कि जो मैकेनिज्म एग्जिट पोल या पोस्ट पोल सर्वे का अपनाया जाता है वो एक मैकेनिज्म है। जब एक मैकेनिज्म है तो एक ही पार्टी को एक एग्जिट पोल 6 सीट देता है, दूसरा एग्जिट पोल 33 सीट देता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैकेनिज्म एक है तो इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है। इसलिए इस पर शुबा होता है और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इनको नहीं अपनाना, और मैं देख रहा था एक प्रोग्राम एक टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था तो वो उसमें ये नजर आ रहा था साफ साफ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे या जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग थे या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग थे, उनमें से एक आदमी भी इन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जी। तो मैं समझता हूं जहां तक बॉडी लैंग्वेज इसका कांग्रेस की बात है तो उन वर्कर्स को थोड़ी हताशा होती है कि हमने इतनी मेहनत करी और ये एग्जिट पोल पोस्ट पोल, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि इनके भीतर क्या है, वो अपनी मेहनत करते रहते हैं। जहां तक बड़े नेताओं की बात है, मुझे किसी की बॉडी लैंग्वेज में कोई शको शुबा नजर नहीं आता है और वो। लेकिन आपने अहम सवाल उठाया मुफीद जिलानी साहब की जो मैकेनिज्म है प्री पोल सर्वे या पोस्ट पोल सर्वे का, एग्जिट पोल का, वो एक ही है लेकिन इतना डिफरेंसेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में क्यों आता? सैयद फैसल अली साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई एग्जिट पोल और इस तरह के सर्वे जो है तो उन पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि माजी में तमाम एग्जिट पोल कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल डिमोलिश हो गए हैं, उनका पूरा नतीजा गलत साबित हुआ है।
देखिए खालिद, जैसा आपने कहा कि माजी में हमेशा ये देखने को मिला है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हमेशा ऑफ द मार्क रहे हैं। कभी कभी एक दो जगह ऐसा हुआ है, कुछ उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं सही भी हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सही कभी नहीं हुई हैं, बल्कि ज्यादातर मामले में वो गलत ही साबित हुई हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जहां 120 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे आप 4000 और 5000 के सैंपल पे आप डिसीजन लेते हैं, तो ये गलत है, ये बहुत साइंटिफिक नहीं लगता है। दूसरी बात ये कि अगर सर्वे की बात करें, चाहे कोई भी ग्रुप सर्वे करवाता हो, ज्यादातर जो सर्वे का सैंपल होता है वो अर्बन सेक्टर से आता है। आपको, हमको, सबको मालूम है कि अर्बन सेक्टर्स में कितनी पोलिंग होती है, और हिंदुस्तान में जब सरकार बनाने की बात होती है तो जो रूरल वोटर है वो ज्यादा डिसाइड करता है, वो ज्यादा बड़ी तादाद में निकल के वोट करता है। इन लोगों से सीधे ये सवाल करना चाहिए कि आपका जो सैंपल है इसमें आपने किन गांव में कितने लोगों से बात की है, तो बात खुल करके सामने आती है। जाहिर सी बात है कि ये अपने चंद शहरों में जाकर के सर्वे होते हैं, चाहे कोई भी करता हो, और उसके बाद नतीजे होते हैं। इसलिए जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इसको पूरी तरह से मुस्तरद किया उन्होंने, मेरी अपनी जाती राय भी यह है कि इसको बहुत ज्यादा अहमियत देने की बात जरूरत नहीं है। ये टीवी डिबेट्स में डिस्कशन के लिए एक अच्छी बात होती है, अच्छे साउंड बाइट्स मिलते हैं और लोग उस पर अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट बहुत ज्यादा मुतासिर होता हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जी मुफीद जिलानी साहब, क्या वाकई, क्योंकि इस तरह के एग्जिट पोल, इस तरह के जो ओपिनियन पोल हैं, वो कहीं ना कहीं से एक खामखा का मीडिया में एक अलग तरह की डिबेट भी शुरू कर देते हैं, और जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं से, या जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की ओपिनियन पोल होनी चाहिए? इस पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों इलेक्शन कमिश्नर खुद इसको कहा था कि ये ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए। इस पर फिर सारे जो है लोग, जो है, जो भी मीडिया चैनल थे, जो भी मीडिया हाउसेस थे, मतलब जो भी, उन्होंने कहा कि साहब ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध जैसी बात होगी। मैं समझता हूं कि ये, मेरे ख्याल में ये प्रतिबंध की आजादी, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई बैन लगाने की बात नहीं, ये आपके टीआरपी के खेल के पर जरूर मतलब प्रतिबंध लगाने की बात है। मुझे लगता है कि ये ओपिनियन पोल वाकई नहीं होनी चाहिए, एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए, ओपिनियन पोल तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं आपकी चीजों पर यकीन कर लेता है। मैंने टीवी, न्यूज पेपर्स पर या टीवी चैनल्स पर जो बातें होती हैं, और वो उसकी तरफ चला जाता है। ये बात चुनाव आयोग ने भी महसूस की है, और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी तबका है वो भी महसूस करता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, वो डाइवर्ट करने का काम करती हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, और इस पे काफी बड़ी तादाद इसकी हिमायत है, लेकिन जहां टीआरपी का खेल आता है वो लोग इस पे अड़ंगा अटकाते हैं, और यही वजह हुई कि पिछले दिनों इस पर कोई काम नहीं हो पाया। फैसल साहब, एक सवाल जरूर उठता है कि जब मैकेनिज्म एक है, इस तरह के ओपिनियन पोल पर हमेशा पाबंदी की भी बात उठती रही है, तो आखिर उसकी कई वजूहात दी जाती हैं। मैकेनिज्म एक है तो एग्जिट पोल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग क्यों होते? कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टी को 16 सीट बता रहा है तो दूसरा उसी को 36 और 43 सीट बता रहा है। ऐसे कैसे? क्या इसमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पैसे का भी खेल है, कि कुछ फंडिंग की जाती हो और उसके जरिए ओपिनियन पोल को प्रोजेक्ट किया जाता हो? देखिए, एक चीज टीवी की भाषा में कहते हैं AFP, एड फंडेड प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे जो टीआरपी के खेल के लिए जो बहुत सारे जो सर्वेज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे मुतासिर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी टेक्निक भी अलग होती है, सैंपल का जो मेथड होता है वो अलग होता है, सैंपल की जो साइज होती है वो अलग होती है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने अपने मफाद, अपने अपनी चैनल्स की अपनी अपनी पॉलिसीज भी होती हैं, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ पैसे का भी दखल हो सकता है। लेकिन मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूंगा कि इसको बंद कर देना चाहिए। मैं मुफीद साहब से इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं कि इससे आजकल जो हो रहा है, खालिद, देखने की बात है, पहले आप अगर इलेक्शन देखें आज से 10 साल पहले, तो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस होते थे, और लोग जाकर के वहां अपने लीडरान की बात सुनते थे और उसके बाद अपना जहन बना देते थे। लेकिन आज ये हो रहा है कि लोग टीवी के सामने बैठ करके सुनते हैं, और कहीं ना कहीं परसेप्शन बिल्डिंग में या परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने में ये जो ओपिनियन पोल और सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं उसको मुतासिर करते हैं, और कुछ तबका जो है उसको, जो फेंस सीटर वोटर होते हैं, जो फेंस पे बैठे होते हैं, ये देखते हैं किधर का पलड़ा भारी है, उस तरफ चले जाते हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं परसेप्शन बिल्डिंग में या किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में ये काम कर पाते हैं। लेकिन पूरे तौर पे इसको बंद कर देना ही मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन इसके मैकेनिज्म को और इसके सैंपल के ऊपर जरूर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनकी नजर होनी चाहिए, और इस बात को भी देखना चाहिए कि कोई जो ये सर्वे हो रहा है कहीं AFP तो नहीं है। जी जी,
यकीनन जो सर्वे है वो बंद नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक। कहीं ये इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि ये एएफपी तो नहीं है। ये गुफ्तगू हम यहां पर रोकेंगे। हालात हाजरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। सैयद फैसल अली साहब और मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी जीतने की उम्मीद है, उनसे दिल्ली में बीजेपी के कई कारकुनान राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत बनाने में उनकी मदद की जाए। इस तरह की बातें, इस तरह की डीलिंग भी शुरू हो गई है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अरे वाह क्या मिली, तुम तो सब सीख गए। सीख तो रही हूँ, और क्या सास मुझे करेगी स्वीकार या मानी पड़ेगी मुझे हार। सास की हाँ, अपनी हाँ, और सास की ना, अपनी ना। ये सब होगा कैसे? नो चिंता, नो फिक्र, हम है ना। स्वागत कीजिए हमारे परिवार की नई बहू कैमली का। फिरंगी बहू सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सहारा 1 पर। जितना उसका जांग है उतना मेरे हाथ का साइज है। यो जी, ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा? चाहिए हमसे क्या होके जाता है। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है। समय एक नाम है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकतब है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब और सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी उनकी पार्टी के कुछ लीडरान से राब्ता कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली में हंग असेंबली के आसार हैं। यही वजह है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से राब्ता करने की कोशिश कर रही है और दबाव बनाने की कोशिश में है। ऐसा हमारे कुछ कैंडिडेट्स ने इन्फॉर्मेशन दी है कि उनसे बीजेपी के कुछ लोग मिले थे, पर वो अपने लीडर्स का मैंडेट लेके आए थे या वैसे ही आए थे। अब इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, तो इसमें कुछ कहना मुश्किल है, पर कुछ इस तरह की चर्चाएं करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे कैंडिडेट्स ने टकासा जवाब दे दिया है कि भाई हम लोगों ने तो अगर जनता को ये कह के वोट मांगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर हम कांग्रेस और बीजेपी में से किसी के साथ जा नहीं सकते और कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो जनता को धोखा देने वाली बात हो जाए। इतवार को दिल्ली में भी वोटों की गिनती है। ऐसे में लोगों की क्या राय है और क्या उम्मीदें हैं, ये सुनते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे एरिया से जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, हम उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो हमारे लिए कुछ करे, और जिससे क्या होगा, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होती है। लीडर में एक चाहते हैं कि चीज हम उस चीज को चुने, वो लीडर हमारी डिमांड्स को आगे रिप्रेजेंट करे और हमारी तरफ से उन चीजों को बदलाव लाए। इस कंट्री में हमें चेंजेस चाहिए। लीडर्स जो हम चूज कर रहे हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और एक राइट वे में करेंगे। ये नहीं कि दोनों मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सैयद फैसल अली साहब, ये
जिसकी उम्मीद पहले से थी कि आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, जिनकी जीतने की उम्मीद है, उनसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग राब्ता करने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। मनीष सिसोदिया जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई आम आदमी पार्टी कुछ सीटें लाती है तो और असेंबली हंग होती है, तो क्या वाकई ये किसी के साथ नहीं जाएंगे जैसा कि पहले से वादा किया हुआ है इन्होंने? देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया है मनीष सिसोदिया का, उससे एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिल रही है दिल्ली के इलेक्शन में। जो इस तरह की बात कही जा रही थी कि बीजेपी को अक्सरियत मिल रही है और 36 से 42 सीटें मिलने वाली हैं, बहुत सारे सर्वेज ने ये दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये इस स्टेटमेंट के बाद और इस दावे के बाद ये खत्म हो जाती है। ये अलग बात है कि ये दावा कितना सही है और कितना गलत है, ये बात की बात है, लेकिन अगर ये बात सही है तो ये तय है कि किसी को अक्सरियत नहीं मिलने जा रही है। अब ये कि अगर अक्सरियत नहीं मिलती है, कोई हंग असेंबली आती है, तो क्या आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट रूल चाहेगा दिल्ली में, या किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने में की कोशिश करेगा? ये इन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले उनसे टच में हैं। हो सकता है इनके कुछ लीडरान जो है वो भी कांग्रेस के टच में हो कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम लोग इधर आ जाएंगे। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो मिजाज अरविंद केजरीवाल का है वो कहीं से भी बहुत ज्यादा जमहूरी नहीं दिखता है, डेमोक्रेटिक नहीं दिखता है, और उनके जो सारे प्रिंसिपल्स है, पूरी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, पूरा जो उनका आंदोलन का जो तहरीक उन्होंने चलाई थी उस पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप के आदमी है, और सियासत में ये नहीं चलता है। कल को रिजल्ट आता है और मान लीजिए कि 5-7 सीट इनके पास है और दोनों जमात में से किसी भी के साथ वो चाहते हैं तो सरकार बन सकती है, तो बिल्कुल जमहूरियत के फरोग के लिए उनको चाहिए कि किसी एक जमात के साथ वो खड़े हों, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी में दरार पड़ जाएगी, उनकी पार्टी टूटेगी। जी, मुफीद जिलानी साहब, क्या लगता है आपको, जैसा कि आसार लग रहे हैं कि हंग असेंबली होगी, मुअल्लक असेंबली होगी दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी ने पहले से वादा किया हुआ कि वो किसी के साथ नहीं जाए, तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा और इसके लिए वो तैयार हो जाएंगे? क्या ये जमहूरी तरीका होगा? अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे दिल्ली के अवाम को? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि दिल्ली के अवाम ने कभी इस तरह का रिजल्ट दिया नहीं है। हमेशा उसने जो रिजल्ट दिया है, अब तक जो हिस्ट्री रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दिया है, जिसके भी हक में दिया है। लेकिन इस बार क्योंकि जहां तक मीडिया के जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी ताकत की शक्ल में वो प्रोजेक्ट कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसा कि फैसल साहब कह रहे हैं और जैसा कि आम आदमी पार्टी के लीडरान भी अब तस्लीम करने लगे हैं, जो कल तक 50 सीटों का दावा कर रहे थे कि हंग असेंबली आएगी। हंग असेंबली की सूरत में अगर केजरीवाल अपनी हठधर्मी पर अड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनका आंदोलन ब्रेक हुआ, उसी हठधर्मी की वजह से उनका आंदोलन भी ब्रेक हुआ, और इसी हठधर्मी की वजह से इनकी पार्टी भी ब्रेक होने जा रही है, अगर वो इसी हठधर्मी में। क्योंकि मिड टर्म पोल इतना खर्च करके कोई मिड टर्म पोल प्रेसिडेंट रूल नहीं चाहेगा। तो जो लोग भी चुनाव लड़के आए हैं वो इतने सिद्धांतवादी या इतने हठधर्मिता के साथ चल पाएंगे जितना कि केजरीवाल साहब चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक अलग तरीका है, और वो तरीका क्यों है वो टीवी पर बोलने वाली बात नहीं है, ऑन कैमरा बोलने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं अगर उनको एक अच्छी जमहूरियत के साथ चलना है और जिसलिए सियासत होती है उस सियासत को आगे बढ़ाना है, अपनी पाक साफ सियासत को आगे बढ़ाना है, तो वो कुछ किसी भी पार्टी जिस पार्टी के साथ जाते हैं अपने कुछ शराइत के साथ उसको समर्थन कर सकते हैं, ताकि ये गवर्नमेंट जमहूरी निजाम आगे बढ़े और प्रेसिडेंट रूल की नौबत न आए या मिड टर्म पोल की नौबत न आए, और इससे उनकी पार्टी भी बची रहेगी, वरना पार्टी का ब्रेक होना लाजमी है अगर ऐसी सूरत वो अपनाते हैं, जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं। जी, सैयद फैसल अली साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बराबर तरीके से हमला किया है, दोनों की बराबर, और दोनों को करप्शन के लिए और तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, और वो दिल्ली के बाहर पूरे मुल्क में अपनी पार्टी को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। तो क्या वो बीजेपी और कांग्रेस का साथ देकर अवाम को ये बता पाएंगे कि वो क्यों गए और फिर अपने मुल्क में अपनी पार्टी को कैसे एक्सपैंड करेंगे अगर बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाते हैं? तो देखिए खालिद, ये बहुत आसान बात है और यही तरीका है जमहूरियत में कि पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। अगर आप देखिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सरकार एक साथ बनाती हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलग अलग इलेक्शन लड़े बिहार में, लेकिन साथ में कांग्रेस की सरकार में शामिल रहे। तो ये बिल्कुल जमहूरी निजाम का एक हिस्सा है और ये जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह की बात, जैसा कि मुफीद साहब ने कहा कि जिस तरह के हठधर्मी हैं और जिस तरह की जिद करते हैं अरविंद
केजरीवाल, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर पॉलिटिकल ब्रेन की बात हो सकती है कि जिनको अभी सियासत का जो निटी ग्रिटी है उसको उतना नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये बात करते हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो सियासत में आ ही इसीलिए है कि वो पावर शेयर करें। अगर वो पावर शेयर करना नहीं चाहते, पावर का मजा लेना नहीं चाहते, तो वो सिर्फ आंदोलन करते, और इसी वजह से अन्ना हजारे से उनका इख्तिलाफ हुआ, अन्ना हजारे अलग हो गए। तो जब वो पावर के लिए ही आए हैं तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पार्टी के साथ वो शामिल होंगे और सरकार में शामिल होंगे, ताकि आगे मैसेज दे सकें, पूरे मुल्क में मैसेज दे सकें कि देखो मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा और सरकार में शामिल हुआ, अगर मुझे दूसरी जगह भी मौका मिलेगा तो मैं सरकार बनाऊंगा और एक अच्छी सरकार बनाऊंगा। तो ये पार्टी दावों की पार्टी रही है और काफी स्लोगन्स पे चली है, तो मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि सरकार में शामिल हो, चाहे जिसके साथ जाएं वो उनका। लेकिन यह सवाल भी जरूर उठेगा कि उसूलों के साथ समझौते का, उसूलों की बात करते हैं हमेशा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ये कहेंगे कि हम अब सिस्टम, यही बात देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो यही कहा था कि मैं सिस्टम के अंदर आकर के, मुझ पे ये इल्जाम लगता था कि इलेक्शन लड़के आओ, उसके बाद सिस्टम में आकर के सिस्टम को सुधारो। तो अब मैं सिस्टम में आ गया हूं, अब मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर रहूंगा, लेकिन जहां मौका मिलेगा मैं गवर्नमेंट को सचेत करूंगा, अलर्ट करूंगा और उसकी गलत बातों की मुखालफत करूंगा। वो अपनी अच्छी अच्छी बातों को कह करके इस बात को जस्टिफाई करेंगे और इसमें कोई गलत भी नहीं। जी, यानी नतीजा यह निकला कि आम आदमी पार्टी अगर हंग असेंबली होती है तो किसी न किसी को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस को या बीजेपी को हुकूमत बनाने में, तो पार्टी टूट जाएगी, और नहीं तो पार्टी टूटेगी और फिर अरविंद केजरीवाल का जो ख्वाब है कि पूरे मुल्क में पार्टी को एक्सपैंड किया जाए वो भी पूरा नहीं होगा और फिर उन पर इल्जामात लगेंगे कि वो अनडेमोक्रेटिक हैं। ये गुफ्तगू हम यहां पर खत्म करेंगे। दोनों मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं, सैयद फैसल अली साहब और मुफीद जिलानी साहब, इस स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। जय श्री कृष्ण।